नमस्कार। आज की प्रस्तुति है मोटिवेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा पर विचार करने से पूर्व यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह एक जादुई शब्द है और अगर सही ढंग से किसी को प्रेरणा मिल जाए तो निश्चित रूप से वह कितनी उन्नति कर सकता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सेनापति युद्ध जीत जाता है, टीम लीडर टीम को जिता करके ले जाता है। कारण मात्र एक होता है कि वह सही ढंग से अभिप्रेरित करने में कामयाब हो गया। तो आइए आज हम इस पर विचार करते हैं कि ये क्या है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। सबसे पहले विचार करेंगे अभिप्रेरणा से आशय व इसकी परिभाषा है। अभिप्रेरणा जीव की वह आंतरिक स्थिति है जो उसमें क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और अपनी उपस्थिति तक चलाती रहती है। यह वह जादू है जो मानव का उसकी शक्तियों से साक्षात्कार कराता है। यदि इसकी दिशा ठीक है तो यह एक ऐसा उपागम है जो लक्ष्य की प्राप्ति सुगम कर देता है। अर्थात यह सीधे सीधे हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। आप ये समझिए कि इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे विद्वानों ने इसको परिभाषित किया और इसकी महत्ता को स्वीकार किया। क्या कहते हैं वुडवर्थ महोदय, देखिए कि ए मोटिव इज ए स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल विच डिस्पोजेज हिम फॉर सर्टेन बिहेवियर एंड फॉर सीकिंग सर्टेन गोल्स। वुडवर्थ महोदय जो कहते हैं उसको अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मोटिव को अगर हम शुरू से समझ करके चलेंगे तो हम खुद प्रेरणा दे पाएंगे और एक अच्छे अध्यापक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि मोटिव इज ए स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल विच डिस्पोजेज हिम फॉर सर्टेन बिहेवियर एंड फॉर सीकिंग सर्टेन गोल्स। इसको हिंदी में आशय देखिए कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। अगर प्रेरणा मिल जाए तो हम निश्चित रूप से उसको कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बना लेंगे और अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। और इसीलिए इसकी महत्ता को स्वीकार किया जॉनसन महोदय ने। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज इंडिकेटिंग एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अभिप्रेरण सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव को व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है, यानी कि जो मानव का व्यवहार है उसको उचित मार्ग पर ले जाने की व्यवस्था उससे हो जाती है। इसका हिंदी आशय एक बार पुनः समझें कि अभिप्रेरण सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाता है। आप ये समझिए, ऊर्जा हमारे अंदर विद्यमान होती है। ऊर्जा की दिशा अगर सही है तो हम सही जगह पहुंचते हैं, और अगर मान लीजिए हमें जाना इस तरफ है, हमने उसी ऊर्जा को इस विपरीत दिशा में जाने में खर्च कर दिया तो हम अपने मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जॉनसन महोदय ने इस बात को कहा। एक और विचारक हुए हैं बहुत फेमस, उनका नाम है गुड अभिप्रेरणा के विषय में कहते हैं कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एन एक्टिविटी। हिंदी आशय हुआ कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। और अगर हम सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगा देंगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि हमें हरा दे या हमें हमारे उद्देश्य से विमुख कर दे। इसीलिए मैकडूगल महोदय ने कहा कि मोटिव्स आर कंडीशंस साइकोलॉजिकल, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं और जो फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक दशाएं हैं, उन दोनों की ऐसी स्थिति बनाता है जिससे कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए मैकडूगल ने कहा कि मोटिव्स आर कंडीशंस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट डिस्पोजेज इट टू एक्ट इन सर्टेन वेज, यानी कि सही दिशा में बढ़ाने का कार्य इसके माध्यम से होता है। सारे के सारे विचारक इस बात को कह रहे हैं। इसका हिंदी आशय हुआ कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा प्रेरित करती है कि हम
उस दिशा में बढ़ें, उस दिशा में हमारा लक्ष्य रखा हुआ है, वह गोल सामने दिख रहा है और उस तक पहुंच करके हम उसको अचीव कर लें। इसीलिए एक और विचारक पीटी यंग कहते हैं कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एक्शन, सस्टेनिंग द एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। इसका आशय हुआ कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए, कई विचारकों की परिभाषाएं आपके सामने रखी हैं। अगर हम इन सब का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा आवश्यकता से उत्पन्न मनोव्यावहारिक क्रिया है जो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्यों का संपादन कराती है। आप ये समझिए कि सारी परिभाषाएं भले ही अलग अलग विचारकों द्वारा कही गई हों, लेकिन उसमें एक बात साफ नजर आ रही है कि हमारी लाइन और लेंथ सही हो रही है। हमें किस दिशा में जाना है और उस दिशा में जाने के लिए एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिल रही है कि हाँ, हमें इस दिशा में बढ़ना है, जिससे हम अचीव कर सकेंगे अपना गोल। तो अभिप्रेरणा से आशय क्या है और परिभाषाएं क्या है, यह इसमें स्पष्ट हो गया। आइए अब हम विचार करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ द मोटिवेशन। तो क्या है इसके प्रिंसिपल्स? आप जब नेट पर तलाशते हैं या बहुत जगह ढूंढते हैं तो आपको इसके बहुत सारे सिद्धांत देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जो स्वीकारे गए हैं, जो बहुत सारे विचारकों ने जिनका विवेचन किया है, उन कुछ सिद्धांतों को मैं आपके बीच रखता हूं। और उसमें पहला है शारीरिक सिद्धांत, फिजियोलॉजिकल थ्योरी। शरीर की मनोदशा हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसमें समय समय पर विविध परिवर्तन परिलक्षित होते हैं और इसी कारण शरीर में प्रतिक्रियाएं भी होती रहती हैं। और इस प्रतिक्रिया के मूल को यदि हम जानने का प्रयास करें, तब हम ये पाएंगे कि वह जो मूल में जो प्रक्रिया है, जो आधार है उसका, वह अभिप्रेरणा ही है। हमारा शरीर जो कार्य करता है, जिस चीजों के लिए वो बढ़ता है, जो इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनसे सामने करते हुए भी उस कार्य को करना चाहता है, तो उसके मूल में कहीं क्या है? अभिप्रेरणा है। बिना अभिप्रेरणा के हम उस दिशा की ओर उन्मुख होंगे ही नहीं। एक दूसरा सिद्धांत अभिप्रेरणा का है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। आप लोगों को याद आ गया होगा वह थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला प्रयोग। उसमें क्या था कि उसने बिल्ली को बंद किया, वो भूखी थी, बाहर मछली रख दी और अंदर से उसने खटके दबाने के कई प्रयास किए। एक प्रयास में उससे खुल गया, बाहर जाके उसने उस मछली को खा लिया। तो इस क्रिया को उसने बार बार उसके भूखा होने पर करवाया। तो अंततः क्या हुआ कि बिल्ली फिर एक झटके में खटका खोलना सीख गई और जाकर के अपना भोजन प्राप्त कर लेती थी। ये हुआ क्यों? क्योंकि बाहर रखा हुआ है उसका उद्दीपक और भूख लग रही है, तो इस वजह से वह अनुक्रिया हो रही है और उसने एक बार में उसे खोलना सीख लिया। उसी आधार पर ये जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बना है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत वह सिद्धांत है जो व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सीखने के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसके अनुसार मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार शरीर द्वारा उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया है। जैसे वहां पर भूख थी, इस वजह से उसने उसका प्रयास किया खटका खोलने का और बाहर के खाने को खाने का, और इसीलिए इसके अनुसार मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार शरीर द्वारा उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया है। ये मानते हैं कि अभिप्रेरणा की इसमें भूमिका नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो जो बाहर रखा उसकी वजह से हो रहा है ना। कोई भी प्रतिक्रिया विशुद्ध रूप से विशिष्ट अनुक्रिया ही है, ऐसा ही मानते हैं। तो है क्या इसमें एक्चुअली? इस मान्यता में विविध तथ्यों व अनुभव की अवहेलना की गई है। यद्यपि उद्दीपकों द्वारा विविध अनुक्रियाएं होती हैं, ऐसा हम मान रहे हैं, लेकिन किसी प्रतिक्रिया के होने में मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो वो अभिप्रेरणा ही है, अभिप्रेरणा का ही हाथ है।
उसे ये प्रेरणा मिल रही है, उसे जानकारी है कि प्रयास करते रहते उसे वो प्राप्त हो सकता है, और जब प्राप्त हो गया तो उसे पुनः अभिप्रेरणा मिली और फिर आगे की ओर उसने उन कार्यों को किया। तो कहने का मतलब यह है कि मूल में तो अभिप्रेरणा ही होती है। एक तीसरा सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, यानी कि इंस्टिंक्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी मानव का व्यवहार जन्मजात मूल प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित व संचालित होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल महोदय द्वारा किया गया, लेकिन यह सिद्धांत भी अभिप्रेरणा की पूर्ण व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, और इसीलिए और सिद्धांतों की आवश्यकता महसूस हुई और एक और सिद्धांत अस्तित्व में आया जो काफी फेमस भी रहा, और उसे कहते हैं हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी। और ये थ्योरी किसकी देन है? फ्राइड की। आप समझिए, फ्राइड एक बहुत बड़ा विद्वान रहा है और उसने दुनिया को बहुत समय तक प्रभावित रखा है। अगर हम दुनिया को प्रभावित करने वाले लोगों में देखें तो कार्ल मार्क्स, फ्राइड और नीत्शे, इनका नाम आता है। तो यहाँ पर हम उसी फ्राइड की बात कर रहे हैं। फ्राइड का सिद्धांत ये बताता है कि मनुष्य का अभिप्रेरणात्मक व्यवहार दो कारकों द्वारा संचालित होता है, जिनमें से एक तो है मूल प्रवृत्तियां और दूसरा है अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। वह यह भी मानता है कि दो ही मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी डेथ मूल प्रवृत्ति, यानी कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जो उसे क्रमशः सृजनात्मक व विध्वंसात्मक व्यवहार हेतु प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्ति संबंधी यह विचार मनोवैज्ञानिकों को मान्य ही नहीं है। जब मनोवैज्ञानिकों को मान्य नहीं है, इसका मतलब कि इस सिद्धांत का उन्होंने खंडन मंडन कर दिया। और दूसरे अवचेतन मन की जब वो बात करता है तो अवचेतन मन के अलावा चेतन मन भी तो होता है भाई, केवल अनकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड नहीं होता, अर्धचेतन मन नहीं होता। तो जब ये सारे के सारे मन के द्वारा भी व्यवहार का संचालन होता है, तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि फ्राइड की ये बात जो है यह भी अभिप्रेरणा के बिना अधूरी है, और इससे केवल यही बातें अभिप्रेरणा की कारक नहीं है। इसका मतलब यह सिद्धांत भी अपूर्ण ही है। आगे चलते हैं और एक नया सिद्धांत, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अंतर्नोद सिद्धांत, यानी कि ड्राइव थ्योरी। उसमें भी आप कह सकते थे बिजली वाले प्रयोग में तो वो ड्राइव रखा हुआ बाहर। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हल महोदय की देन है। क्लार्क हल महोदय का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने यह बताया कि मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण उसमें तनाव पैदा होता है, जिससे मनोविज्ञान की भाषा में अंतर्नोद उच्चारित करते हैं उसी तनाव को। यह अंतर्नोद ही उसके विशिष्ट व्यवहार का कारण है। कुछ समय पश्चात मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक आवश्यकताओं के साथ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी जोड़ लिया। उन्होंने कहा भाई इससे काम पूरा हो नहीं पा रहा है, इसकी सही व्याख्या नहीं हो पा रही है, इसमें क्या किया जाए कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी जोड़ लिया जाए। लेकिन फिर भी यह सिद्धांत अपूर्ण ही रहा, क्योंकि यह मानव के उच्च ज्ञानात्मक व्यवहार की व्याख्या करने में तो अक्षम ही बना रहा। इसलिए यह अंतर्नोद सिद्धांत भी अपूर्ण सिद्धांत की श्रेणी में आ जाता है। अब एक और सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं इच्छा आधारित सिद्धांत, डिजायर बेस्ड थ्योरी। ये क्या है? इस मत के अनुसार मानव का व्यवहार जो है वो उसकी इच्छा पर, उसकी विल पर डिपेंड करता है। बौद्धिक मूल्यांकन द्वारा सर्जित इच्छा द्वारा अभिप्रेरणा को दिशा मिलती है और संकल्प को बल मिलता है, लेकिन संवेग मतलब इमोशंस व प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस तो इच्छा से अभिप्रेरित नहीं होते, और इसलिए ये सिद्धांत भी अपने आप में अपूर्ण सिद्धांत है। अब हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, वह है कोर्ट लेविन सिद्धांत। कोर्ट लेविन सिद्धांत या आपने अधिगम की व्यवस्थाओं को पढ़ते हुए पढ़ा होगा, तो उस कोर्ट लेविन सिद्धांत का अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में स्थान है। यह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को शामिल किया गया था। अधिगम सिद्धांत ये महत्वपूर्ण है और ये मानता है कि सीखने में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह सिद्धांत संयोग, स्मृति, गतिशील प्रक्रिया,
व्याख्या, भग्नाशा, आकांक्षा स्तर सभी को समाहित करता है, सभी को जोड़ता है, जो मूलतः साक्षी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। तो आप ये देखिए, अभी हमने बात की, लगभग 7 सिद्धांतों की बात की, और इन 7 सिद्धांतों के विवेचन से ये स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा किसी एक कारक से निर्धारित होती ही नहीं। इसीलिए बॉल्स तथा फॉफमैन का पर्यावरण आधारित प्रोत्साहन सिद्धांत व मैस्लो का मांग सिद्धांत भी अभिप्रेरणा की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाएंगे, और ये भी अपूर्ण सिद्धांतों की श्रेणी में ही आते हैं। तो आप देखिए, आपने इन 7 सिद्धांत वो और इन 2 सिद्धांतों की मांग सिद्धांत की भी अगर हम बात कर लें और पर्यावरण आधारित प्रोत्साहन सिद्धांत की बात कर लें, तो ये सारे के सिद्धांत हैं तो अधूरे। कोई भी अभिप्रेरणा की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, और इसीलिए हमें एक सम्यक विवेचन करना होगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो कि अभिप्रेरणा को दिशा देती हैं। और इस सबको समझने के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि अभिप्रेरणा होती कितनी तरह की है। तो आइए अब हम विचार करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। वास्तव में अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, जिन्हें हम आंतरिक अभिप्रेरणा व बाह्य अभिप्रेरणा में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप ये समझिए, बहुत सारे मोटिवेशंस का नाम आपने सुना होगा, लेकिन जब आप उनकी विवेचना शुरू करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि इनमें से इतने को तो इंटरनल में रखा जा सकता है और इतने को एक्सटर्नल में रखा जा सकता है। और आप ये समझिए, जब आप एक्सटर्नल की विवेचना करोगे तो आप एक अद्भुत चीज पाओगे कि एक्सटर्नल सारे इंटरनल की वजह से ही तो अस्तित्व में आते हैं। अगर इंटरनल मोटिवेशन न मिले तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हम यहाँ पर समझाने के हिसाब से आपसे बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रकारों में। सबसे पहले आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। इस प्रेरणा को धनात्मक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, प्राथमिक अभिप्रेरणा आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा उसे कहा जाता है जो आंतरिक अभिप्रेरकों यानी कि इंटरनल मोटिव्स अर्थात भूख, प्यास, आत्मरक्षा, काम, अस्तित्व रक्षा आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें मानव स्वयं प्रेरित होकर अपनी इच्छा से कार्य करता है। ये तो हुई इंटरनल मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं बाह्य मोटिवेशन। हम टाइप्स की बात कर रहे हैं और टाइप्स में हमने जाना है कि 2 ही तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की बात हो चुकी, अब आते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन पर यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा पर। इसको ऋणात्मक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, द्वितीयक अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। बाह्य अभिप्रेरणा उसे कहा जाता है जो बाह्य अभिप्रेरकों यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिव्स हैं अर्थात बाहरी स्थितियों जैसे आत्मसम्मान, उच्च सामाजिक स्थान, डॉक्टर, नेता, न्यायाधीश आदि बनने की इच्छा के कारण उत्पन्न होते हैं। निंदा, प्रशंसा, आलोचना, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रतिस्पर्धा ये सारे के सारे जो हैं ये बाहरी कारक हैं और बाह्य अभिप्रेरक हैं। अभिप्रेरकों के प्रकारों को बताने के लिए इस तरह के वर्गीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन यदि हम उनका निष्पक्ष विश्लेषण करें तो उक्त 2 ही प्रकार के तहत उन्हें रखा जा सकता है। एक और तथ्य विश्लेषण योग्य है कि अभिप्रेरणा हेतु प्रेरक आंतरिक हो या बाह्य, उसका वास्तविक स्वरूप तो आंतरिक ही होता है। उसे ऊर्जा तो आंतरिक शक्ति से अभिप्रेरण के रूप में मिलती है जो लक्ष्य की प्राप्ति तक उसको उत्साहित रखती है। आप समझिए कि वह ऊर्जा उसमें बनी रहती है कि हाँ अरे अब इतना रह गया, अब हमें प्राप्त होने वाला, अब हम इसको अचीव करने वाले हैं, करीब पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से आंतरिक अभिप्रेरणा ही होती है जो कि उसे प्रेरित करती है मुख्य रूप से। अब जो है हम चूंकि बात कर रहे हैं उस ज्ञान परिक्षेत्र की और सीखने के परिक्षेत्र की, चाहे वह पाठ्यक्रम बीए का हो या
एमए का हो या एमएड का हो या बीएड का हो या एमएसडब्ल्यू का हो, सब में ये बहुत जरूरी है कि अधिगम में प्रेरणा की क्या भूमिका है। आप समझिए, मोटिवेशन हर पाठ्यक्रम में है और मोटिवेशन इतना महत्वपूर्ण है कि इसको रखना समस्त शिक्षाविदों ने आवश्यक समझा है। तो यहां पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अधिगम में प्रेरणा की क्या भूमिका होगी। अभी हमने आशय पर, इन सब पर विचार कर लिया है। अब ये देखिए, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका, इस पर हम विचार करते हैं। अधिगम में प्रेरणा की भूमिका है और निर्विवाद है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। यह वह शक्ति है जो सीखने की गति को तीव्र कर देती है ना। और इसीलिए इसको समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि बहुत सारे विचारकों ने इस बात को कहा है कि जो अधिगम में प्रेरणा की भूमिका, वह उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं टांगा जा सकता। एक विचारक हुए हैं वुडवर्थ। इन्होंने कहा कि निष्पत्ति मतलब जो कुछ भी आप प्राप्त करते हो वो किस चीज का परिणाम होता है। तो ये कहते हैं वो योग्यता, कि आपने कितनी योग्यता प्राप्त की है, और साथ साथ कि आपको कैसी अभिप्रेरणा मिली है। यानी कि केवल निष्पत्ति आपके रटने की शक्ति से नहीं आई है, उसमें निष्पत्ति को आप कहते हैं अचीवमेंट। और योग्यता एबिलिटी, प्रेरणा मोटिवेशन। तो हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि जो भी अचीवमेंट होगा वो अचीवमेंट केवल एबिलिटी से नहीं होगा, उसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता है। और इस मोटिवेशन को देने के लिए तमाम जो आपकी कोचिंग क्लासेस हैं, ट्यूशन क्लासेस हैं, और तमाम जो संस्थान चल रहे हैं, तमाम जो आपके गुरुवर लोग हैं, वो सब ये प्रयास करते हैं कि आपको मोटिवेट किया जाए कि आप पढ़ सकें। और जब आप मोटिवेट हो जाते हैं फिर बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे बैरियर्स आप गिरा देते हैं। आप ये देखिए, इस समीकरण को ध्यान से देखिए। यह समीकरण चीख चीख कर कह रहा है कि योग्यता के साथ प्रेरणा होने पर सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होगी। वास्तव में प्रेरणा अध्यापक के हाथ में ऐसा महत्वपूर्ण उपागम है जिससे देश का भविष्य और हमारे विद्यार्थियों का कल संवारा जा सकता है। उसकी अंतर्निहित क्षमता को उत्कृष्ट रूप से उभारा जा सकता है। राष्ट्र को समर्पित सेवाभावी युवा तैयार किए जा सकते हैं। शैक्षिक उत्कृष्टता के प्रदत्त सोपान तय किए जा सकते हैं। अधिगम क्षेत्र में नए प्रतिमान गढ़े जा सकते हैं। तत्संबंधी कुछ बिंदु हैं जिन पर हम विचार कर लेते हैं कि इन अभिप्रेरणाओं से हमें कौन कौन से बिंदु प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, क्या क्या हो जाता है जिससे कि हमें सफलता मिल जाती है। यानी अधिगम में प्रेरणा की भूमिका के लिए ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही कि अचीवमेंट में मोटिवेशन का एबिलिटी के साथ जो योग होता है, तब जाकर के हमको परिणाम मिलता है और हमें हमारा उद्देश्य, हमें हमारा अभिप्सित, हमें अपना गोल, हमें अपनी जो हमारी इच्छा है, जो हमारा सपना है, वो पूरा होता है। तो करता क्या है ये मोटिवेशन, ऐसा क्या कर देता है जिससे कि यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो एक तो ये
उत्सुकता जागृति, उत्सुक बना देता है हमें। अगर कोई हमें मोटिवेट करता है तो हम उसको जानने के लिए उत्सुक हो उठते हैं और एक जागरण हो जाता है, जिससे कि हम तब तक उत्सुक रहते हैं जब तक कि हम उस चीज को, उस विषय वस्तु को समझ न लें। तो आप ये देखिए, ये प्रेरणा की शक्ति है कि आप इतने अधिक उत्सुक होते हैं। दूसरे कि हम सबके अंदर जो चीज होती है मुख्य रूप से वो होती है ऊर्जा। व्यवस्थापन, इस ऊर्जा का व्यवस्थापन हो जाता है। जो ऊर्जा हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है कि हमने थोप दी है, हमने मोटिव्स कर दी तो आपके अंदर ऊर्जा ही बन जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर शक्ति है, आप एबल हैं, आप योग्य हैं, लेकिन वो ऊर्जा का ऐसा व्यवस्थापन हो जाता है कि आप अपने मंतव्य तक, अपने गंतव्य तक, अपनी दिशा तक, अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और ये ऊर्जा का व्यवस्थापन होता है किसके माध्यम से है? उसी अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है। तीसरी बात है ध्यान संकेंद्रण। हमारा ध्यान उसी पर लगता है, हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। जो समय हम मनोरंजन में और इधर उधर चीजों में बिता रहे होते थे, वो सारा का सारा हम हटा करके उस पर से अपना ध्यान और अपना फोकस कर लेते हैं, हाँ हमें ये करना है। आप देखिए, जो बच्चे फोर्स में जाना चाहते हैं, सुबह सुबह पहुंच जाते हैं सड़क पर दौड़ने के लिए, सुबह सुबह वर्जिश करते हैं वो, और जिस समय सारी दुनिया सो रही होती है उस समय वो दौड़ रहे होते हैं। उस समय वो इतना पसीना बहा चुके होते हैं कि उस पसीने का वंदन करने का मन करता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ध्यान का संकेंद्रण हो जाता है और वो मोटिव्स, वो अभिप्रेरक कार्य कर रहे होते हैं कि हाँ, हमें जब तक लक्ष्य नहीं मिला तब तक हम इसको करते रहेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। अब वो जाते हैं योग प्रशिक्षकों के पास कि कोई ऐसा प्राणायाम है जिससे ध्यान लग रहे हमारा पढ़ाई में संकेंद्रित हो जाए। तब फिर आपको बताया जाता है कि हाँ, दो हैं। कैसे कैसे हैं? तो आपको करके दिखाया जाता है कि आप देखिए कि अगर हम 8-10 बार इस क्रिया को दोहरा लें, श्वास अंदर खींचिए, नाभि अंदर खींचिए और बैठ करके पालथी मार के जब आप 8-10 बार इस क्रिया करते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? भ्रामरी कहते हैं। और दूसरे में हम इसको इस पर दबाते हैं जिससे कि ये स्ट्रेस पॉइंट हमारा दब जाता है, पालती मार के बैठते हैं, उसी तरह से श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं और फिर हम उच्चारित करते हैं श्वास को अंदर खींचने के बाद इसको हम उद्गीत कहते हैं, है ना। इससे क्या होता है? ध्यान का संकेंद्रण होने लगता है। लेकिन इसे जानने का प्रयास कौन करता है? वो जो कि पहले से ही प्रेरित है कि हाँ, मुझे अपने ध्यान का संकेंद्रण करना है, तो वही इसके लिए प्रयास करते हैं और इनको जानते हैं। अगला बिंदु है मोटिवेशन के लिए अनवरतता, यानी कंटिन्यूएशन, सततता, लगातार लगा रहना। ये सारा का सारा जादू, ये सारी की सारी शक्ति, ये सारी की सारी ऊर्जा अपने आप आ जाती है। किससे? उन शब्दों से, उस व्यवहार से, उस एग्जाम्पल से जिसने आपको मोटिवेट किया। और आप अनवरत रूप से निरंतर बिना थके कार्य करते रहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे देखें जो कि 6-6 घंटे की सीटिंग ले लेते हैं पढ़ने के लिए, और ऐसे आलसी भी देखें जो कि आधे घंटे तक नहीं बैठ पाते। 15 मिनट के बाद उन्हें कुछ चबाने को चाहिए, कहीं घूमने के लिए चाहिए, एक जगह बैठ नहीं सकते, टिक नहीं सकते। तो आप ये देखिए, ये अनवरतता, लगातार ज्ञानार्जन, लगातार वर्जिश,
लगातार अपने आप में परिवर्तन, या ऐसे ही अनायास नहीं होता। इस सब के पीछे जो ताकत काम करती है वह ही है मोटिवेशन। और अगली बात क्या होती है, रुचि परिमार्जन। हमारी रुचियां बदलने लगती हैं उस मोटिवेशन की वजह से। हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, जिस तरह की उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है व्यवस्था की, उस तरह की रुचियां जागृत होने लगती हैं। और इसके साथ क्या होता है, पनपने लगती हैं स्वस्थ आदतें। स्वस्थ आदतें पनपने लगती हैं। हम जो ये महसूस करते हैं किस समय हमारे पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है, तो सबसे अच्छा सिद्धांत है कि जल्दी सो, जल्दी उठो और अपने अभिप्सित के लिए, अपने सपने के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लग जाओ। और अगर आप लगेंगे, आप कार्य करेंगे, तो सफल आप निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। जब रस्सी के आने जाने से अगर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, हम तो चेतन व्यक्तित्व हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें हमारा अभिप्सित हर हाल में मिलेगा। बस हमें पहचानने की आवश्यकता है कि हम में शक्ति क्या है। आप याद करिए, हनुमान जी भूल गए थे उस शक्ति को, और जब उन्हें याद दिलाया गया कि काचु के साथ रहा बलवाना, तो उन्होंने समुद्र को लांघ करके सीता जी का पता लगा लिया। उसी तरह से हमारे अंदर समस्त शक्तियां हैं, हमारे अंदर हमारे उन सपनों को पूरा करने की पूरी सामर्थ्य है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज करें। और आप देखिए यहां अपने आप चेंजेज हो रहे हैं, बस हमें उसकी प्राप्ति के लिए लगे रहना है। बहुत सारे चेंजेस हमारे में अपने आप हो रहे हैं, तो स्वस्थ आदतें विकसित हो रही हैं। और क्या हो रहा है कि अब एक नई चीज हम में आ गई, जिसको कि हम महसूस करेंगे जब हम निर्णय के उसके अपने मोटिव के पीछे लगेंगे। निर्णयन शक्ति का विकास। निर्णयन शक्ति का विकास, निर्णय लेने की क्षमता आ गई कि क्या निर्णय लिया जाए, सो जाएं या पढ़ लें थोड़ा सा, या उसके लिए हम इस तरह का प्रयास कर लें। आप समझिए, जो बॉडी बिल्डिंग क्लासेस होती हैं उसमें लोग छिप छिप करके वर्जिश करते हैं कि हाँ मुझे बॉडी बनानी है, ये साइड कट्स, ये ऐसे। तो वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए मोटिव्स ही काम करते हैं उसके पीछे। उसके ऊपर ऐसा नहीं होता है कहीं धन लोलुपता होती है या कहीं कोई इस तरह की बात होती है। वह सीधा सीधा एक ही कारण होता है, एक ही वजह होती है कि वो अभिप्रेरित होते हैं उस तरह की शक्ति को अर्जित करने के लिए, उस तरह की बॉडी को बनाने के लिए। और इस वजह से आप देखिए कि कई चीजें होती हैं मोटिवेशन की वजह से। यहां पर मैंने आपको 7 पॉइंट दिए: उत्सुकता, जागृति, ऊर्जा व्यवस्थापन, ध्यान संकेंद्रण, अनवरतता, रुचि परिमार्जन, स्वस्थ आदतें और निर्णयन शक्ति का विकास या निर्णयन क्षमता का विकास। और भी बिंदु हमें मोटिवेशन की वजह से मिलते हैं और सहज ही हमारे व्यवहार से जुड़ते चले जाते हैं। आइए कुछ और बिंदुओं पर विचार करते हैं। आठवें बिंदु के रूप में अधिगम इच्छा, यानी कि अध्ययन की आदत ये पड़ जाती है। जो बच्चे एक स्तर पर औसत विद्यार्थी रहे होते हैं और जब उन्हें आगे चल करके अभिप्रेरणा मिल जाती है, तो आप देखते हैं कि हाई स्कूल, इंटर के बाद भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने लगते हैं और वो जिस सपने को सोच लेते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए ऐसे लग जाते हैं कि दूसरे लोगों के लिए वह आदर्श हो जाते हैं। तो ये अभिप्रेरणा की वजह से अधिगम इच्छा भी जागृत हो जाती है। और साथ साथ एक और बात होती है, और वह है आवश्यकता पूर्ति सक्षमता।
आवश्यकता पूर्ति सक्षमता उनमें आ जाती है। वो रोते नहीं, उन्हें पता है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, जो कुछ भी पाया उसने निज भुजबल से पाया है, और इसीलिए वो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सक्षम मानता है, प्रयास करता है और सफल होता है। एक और चीज जो जागृत होती है वह है सम्यक मार्गदर्शन। जब उसको सही मोटिव्स मिल गए और वो चलने लगा, फिर कोई सोचे कि हम इसको भटका लेंगे तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि सम्यक मार्गदर्शन को ही उसका मस्तिष्क स्वीकार करता है और भटकाव को समझ जाता है कि यहां पर हमारे साथ धोखा हो रहा है, यहां पर हमारी दिशा को गलत करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए सही अभिप्रेरणा सही दिशा में बढ़ाने का कार्य करती है। अगर हमने शुरू में जो परिभाषाएं देखी थी उन सब परिभाषाओं में यह बहुत स्पष्ट हो रहा था कि सही दिशा में ही बढ़ता है व्यक्ति और उसको प्राप्त करता है, उसके बाद जाकर के कहीं उसे विश्राम मिलता है। तब वह सोचता है कि हाँ अब नेक्स्ट क्या होगा और हम किस चीज के लिए कार्य करें, क्योंकि बहुत बड़ी बहुत व्यापक है दुनिया और यहाँ सपने कभी मरते नहीं, नए नए सपने बनते रहते हैं। तो ये सम्यक मार्गदर्शन, और इसके लिए जो अभिप्रेरणा एक और चीज के लिए हमें जागृत कर देती है और वह है कि हम सक्षम हो जाते हैं सम्यक साधन चयन में। सम्यक साधन चयन हम कर पाते हैं, हम सही साधनों का चुनाव करवाते हैं और उसकी वजह से हमारी प्रगति अवश्यंभावी हो जाती है और कोई ताकत नहीं है जो हमारे मार्ग की बाधा बन सके। और एक अंतिम बात कह करके मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगा इस मोटिवेशन वाली प्रोसेस को, और वह है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। आशावादी भविष्य। वह हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हारता नहीं। वो जानता है कि अगर मान लीजिए ईश्वर ने एक दरवाजा बंद किया है तो दो दरवाजे खोलेगा। किसी पर निर्भर रहने की या किसी को विशिष्ट मानने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी शक्ति पर, अपनी ऊर्जा पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपनी निष्ठा पर यकीन होना ही चाहिए और इसी वजह से बनता है आशावादी भविष्य। और ये इसका अगर आप आधार ढूंढने की कोशिश करो तो वही है मोटिवेशन, प्रेरणा। प्रेरणा की वजह से ही हम ये सब कुछ चेंज आ रहे हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन आ रहे हैं। हमारी अधिगम की अगर इच्छा हो रही है तो उसके पीछे कॉज वही है, ये है तो उसके पीछे कॉज यही है। आपने जितने सारे बिंदु देखे इन सबके पीछे कॉज एक ही है और वह है अभिप्रेरणा। विकास की यात्रा में अभिप्रेरणा एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे सपने, हमारे अभीप्सित, हमारे लक्ष्य हमें दिला सकता है। एंडरसन महोदय ने उचित ही कहा है कि लर्निंग विल प्रोसीड बेस्ट इफ मोटिवेटेड, यानी कि सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि वह अभिप्रेरित होगी। गांठ बांध लेने की आवश्यकता है। अभिप्रेरणा कुशल अध्यापक के हाथ में शिक्षा जगत का अमूल्य वरदान है। स्किनर महोदय तो अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताते हैं। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। उन्होंने उसको हाई बताया कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। अधिगम के लिए ये सबसे अच्छा राजमार्ग है। तो आपने इसको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपको भी अभिप्रेरणा मिली होगी, आप भी मोटिवेटेड हुए होंगे और आपको आपके मंतव्य मिल सकें, गंतव्य मिल सकें, आप उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें, इसकी कामना एजुकेशन आचार्य करता है। और इसको आप अगर पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो educationacharya.com पर उपलब्ध है। धन्यवाद।